देखना वीडियो चालू हुई कि नहीं हुई। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक तो हम लोगों ने अच्छी स्थितियों में विभव पढ़ लिया, एक बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ लिया, एक निरक्षीय स्थितियों में विभव पढ़ लिया। अब विभव निकालने का एक और तरीका है ना, सामान्य स्थिति में ये तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सामान्य स्थिति के नाम से आए तो आप लोगों को ये डेरिवेशन करनी है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है भाई, एक डाइपोल है, द्विध्रुव है ए और बी, जो कि -q और +q चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यहां से r दूरी पर एक बिंदु है क्या, p। ठीक है, इसको सेंटर को o दे देना यहाँ पर। ठीक है, इस सेंटर के लिए o दे देना यहाँ पर o। -q से इसकी दूरी r2 है और +q से इसकी दूरी क्या है, r1। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक लंब डाला है, ये मैं समझाऊंगा आगे क्यों डाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विभव निकालेंगे, नेट पोटेंशियल बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इसमें विभव वैसे ही अदिश राशि है, अदिश राशि है तो हम विभवों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है जितने चार्जेस आसपास रखे हुए हैं उन सब का विभव एक एक करके सबको जोड़ दो तो मैं क्या निकल जाएगा, पूरा टोटल नेट चार्ज निकल के आ जाए, नेट पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो जो नेट पोटेंशियल होगा, कुल विभव होगा, वो किसके कारण, बी क्यू के कारण और -q के कारण, यानी कि प्लस के क्यू के कारण और माइनस के क्यू के कारण। ठीक है, तो प्लस के क्यू के कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R1। के का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बार बार वो लिखना पड़ता है, 1/4πε0। ठीक है, तो मैंने उसको नहीं लिखा है ना, एक्चुअल फॉर्मूला तुम्हारा ये वाला लग रहा है यहाँ पे, है ना, 1/4πε0 इंटू Q/R। और तुम्हारा इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, KQ/R। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने प्लस चार्ज के कारण निकाल रहा हूँ तो प्लस का Q इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और प्लस के Q से दूरी कितनी है, R1, तो R1 लिखूंगा। ठीक है, ये प्लस जैसे का तैसा। -q चार्ज के कारण कर रहा हूँ तो -q चार्ज से दूरी लूंगा, कितनी है, R2। ठीक है, माइनस चार्ज लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुम्हारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं किया है, ये KQ को बाहर ले लिया है। ठीक है, तो अंदर तुम्हारा क्या बचेगा, जब कॉमन लेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, इसका इसमें फिर इसका इधर और इसका इधर, है ना, कैंची गुणा जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो R1 का R2 में करेंगे, फिर इसका इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे। इतना तो मैथ आता है ना तुम लोगों को, कि नहीं पढ़ा, एलसीएम लेना तो आता है ना, फ्रैक्शंस करना, सॉल्व कैसे करते हैं। या अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R1 इंटू R2, फिर तुम R1 से भाग दोगे R1 इंटू R2 में तो R1 कट जाएगा, R2 बचेगा, R2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम डायरेक्ट याद रखो उसको, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर कैंची गुणा कर दो, इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब बस हमें मान चाहिए, हमारा फॉर्मूला ये आ गया, R2 माइनस R1 का मान चाहिए और R1 इंटू R2 का मान चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यदि बिंदु P द्विध्रुव से बहुत अधिक दूरी पर हो तब, है ना, यानी कि ये जो बिंदु P है इस द्विध्रुव से क्या है, बहुत अधिक दूरी पर है। जब बहुत अधिक दूरी पर होगा तो मुझे ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, क्या तीनों अलग अलग लगेंगे कि बराबर हो जाएंगे, ये लगभग बहुत दूरी पर है ना। फिजिक्स में अगर बहुत दूरी पर होता है तो इनमें एक आधे किलोमीटर का भी, 1 2 4 5 किलोमीटर का भी अंतर होगा, तब भी हम उसको क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों ही डिस्टेंस तुम्हारी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, और तुम्हारी जो R है, R वो बहुत बड़ा हो जाता है किससे, 12 से, है ना। ये बहुत दूरी पर है तो इनकी तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बहुत कम रहेगी ना, तो ये वाली तुम्हारी R क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूरी का अंतर, यानी कि R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 12 cos थीटा। ये कहाँ से आया है,
चाहो तो यहाँ पर लिख देना समकोण त्रिभुज ए एम बी से, ए एम बी से, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते तो ये थोड़ा सा लंबा जाता और डेरिवेशन लंबी जाती, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि 12 cos थीटा आया कैसे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पर, ठीक है, R2। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्यों डाला है, इससे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस लगभग बराबर हो गई ना बराबर। इस वाले परपेंडिकुलर से ये वाली डिस्टेंस से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो तुम्हारा अंतर R2 माइनस R1, ये वाली जो बची है वो कैसे निकालोगे तुम, तो तुम्हारे ये R2 में से R1 क्या कर दो, कम कर दो। यहाँ से यहाँ तक R2 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है तुम्हारी R1 है। हेलो, हाँ सर, पौने 10 तक, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, किसको, इसको, उसको मैं समझा रहा हूँ, देखो हमारे फॉर्मूले में क्या है, R2 माइनस R1 है, ठीक है। अब तो मैं R2 माइनस, यार हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अपने फॉर्मूले में क्या है, R2 माइनस R1, तो हमें R2 माइनस R1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो R2 तुम्हारी ये रही और R1 तुम्हारी ये रही, ठीक है। और तुम्हें चाहिए R2 माइनस R1, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाली डिस्टेंस इसके क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ये जो बची है तुम्हारी, यही तुम्हारी R2 माइनस R1 है ना, पूरी तुम्हारी R2 है, यहाँ से यहाँ तक की R1 है। तो अब तुम ये वाली निकालोगे तो कैसे निकालोगे, R2 माइनस R1, ये तो तुम्हारी बराबर हो गई ना ये वाली। अब तुम इस पूरी में से ये वाली कम कर दो तो तुम्हारी ये वाली क्या हो जाएगी, निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें पता है तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 है ना। अब ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है, ये तुम्हारा क्या हो गया, लंब हो गया। उसका cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये तुम्हारा क्या हो गया, आधार हो गया बेस, ये तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, यानी कि लंब हो गया। अब तुम्हारे पास ये वाली चीज भी दी है, ये वाली चीज भी दी है, ये तुम्हारा क्या है, कर्ण, और ये तुम्हारा क्या है, आधार। तो कर्ण और आधार किसके फॉर्मूले में आते हैं, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार। cos थीटा के में आते हैं आधार बटे कर्ण, है ना। cos थीटा में तो आता है लाल बटे कक्का साइन cos, यानी कि आधार बटे कर्ण बटे लंब नहीं, cos का आधार बटे कर्ण, ये होता है ना लाल बटे कक्का, ये साइन का, ये cos का, ये टेन का। तो cos का तुम्हारा क्या आ रहा है, आधार बटे कर्ण। तो तुम इस वाले त्रिभुज में, कौन से में, समकोण त्रिभुज AMB में क्या ले लो, cos थीटा ले लो। तो तुम जब cos थीटा लोगे तो बराबर तुम्हारा क्या आएगा, आधार बटे कर्ण है। हाँ सेक में भी आ रहा है, लेकिन हमने cos लिया है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर आधार तुम्हारा कितना है, आधार है तुम्हारा ये वाला AM है ना, AM, और कर्ण तुम्हारा क्या है, AB, ठीक है। तो cos थीटा बराबर तुम्हारा AM कितना है तुम्हारा, R2 माइनस R1, और AB कितना है तुम्हारा 12। अब यहाँ से तुम इसमें मल्टीप्लाई कर लो, R2 माइनस R1 बराबर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 12 cos थीटा, ठीक है। क्या हो गया, 12 cos थीटा। ये तीनों एंगल यहाँ पे एक जैसे कैसे है ना, तो एक जैसे इसलिए है क्योंकि ये P जो है बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर होने के कारण ये लगभग पैरेलल लगेंगी। कैसे लगेंगी, समांतर लगेंगी।
और जब समांतर लगेंगी, ऐसे समांतर लगेंगी और इनको एक लाइन ऐसे बीच में से काट रही है, इससे तो इससे क्या हो जाता है, इससे सारे के सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी ज्योमेट्री में आप लोगों को नहीं जाना है, लेकिन ये अब 9th क्लास में समझते हैं ना। समांतर, ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर दो समांतर रेखाएं, इनको कोई एक रेखा ऐसे काट रही है तो इनके जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला, है ना, वही कौन सा होगा, ये वाला होगा। जो ये वाला होगा वही कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो वैसा ही कुछ हिसाब किताब यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो इसी ज्योमेट्री में ना जाओ आप लोग, इसीलिए मैंने ये वाला स्टेप क्या कर दिया था, यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल इसमें करके उसने इस तरह से उसको क्या किया है, निकाला है। ठीक है, चाहो तो आप लोग इस स्टेप को नोट कर लो कहीं भी, है ना, ताकि आप लोगों को ये याद रहे। ठीक है, कि ये R2 - R1 12 cos थीटा कैसे आएगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें याद है, मैंने समझा दिया है। ठीक है, लेकिन जब तुम डेरिवेशन रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो फिर तुम फंसोगे यहाँ पे, है ना, कैसे आया। तो चाहो तो उसको नोट कर लेना, है ना, या वीडियो देख लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो समझ में आएगा 12 cos थीटा कैसे आया। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे दूरी का गुणनफल, ये R1 × R2। ठीक है, तो R1 × R2 निकालेंगे तो देखना, जब ये बहुत दूर है, इसका मतलब है तीनों ही डिस्टेंस कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मैं R1 और R2 दोनों को ही क्या मान लूंगा, R1 × R2 निकालूंगा तो मैंने दोनों को ही R मान लिया है। क्या मान लिया है, R, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस कैसी है, लगभग बराबर हो जाएंगे। जब बहुत दूरी पर बिंदु होगा तो P, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, R1 लगभग बराबर है किसके, R2 के, और उसको हम क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे R लिखा तो क्या गया, R² आ गया। अब इन दोनों मानों को, इसको और इसको कहाँ पर रख दो, उस समीकरण में रख दो। तो मैंने वही किया है, 12 cos थीटा ऊपर लिख दिया, R² नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इस Q का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। और तुम्हें पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = 2QL। तो हमने इस 2QL की जगह पे क्या लिख दिया, P लिख दिया, जाएगा तुम्हारा cos थीटा अपॉन R², और जो हो गई तुम्हारी डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, अब इसको आराम से एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, YouTube पर देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन से की गई है, इसलिए इसमें थोड़ी सी, है ना, प्रॉब्लम हो सकती है तुमको समझने में। मैथ वाले होते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है ये।